हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली आज हम लास्ट लेक्चर पे पहुंच गए हैं, थर्ड चैप्टर का मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। और वैसे तो आज वाला टॉपिक भी मैं उसी वीडियो में कवर करवाने वाली थी, बट क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं। सेपरेट टॉपिक भी है तो सेपरेट वीडियो बन जाएगा। छोटा सा वीडियो होगा आपका अराउंड 15 to 17 मिनट्स का, जिसमें हम पूरा आपका टॉपिक कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, देखो हमने पहले रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में वी स्टडी अबाउट रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी किस पर हम कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, हम वहाँ पर कांस्टेंट या फिर बेस प्राइस लेते हैं, ठीक है। नॉमिनल में हम क्या लेते हैं, करंट ईयर के प्राइसेस लेते हैं। और नॉमिनल जीडीपी एक अच्छा मेजर नहीं माना जाता सोशल वेलफेयर का, वेयर एज जो रियल जीडीपी है वो अच्छा मेजर माना जाता है सोशल वेलफेयर का। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, रियल जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर प्राइस हमारा कांस्टेंट होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर जीडीपी में इंक्रीज़ आया है तो वो सिर्फ क्वांटिटी, जो आपका अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी इकोनॉमी में, उनमें ही इंक्रीज़ होने से रियल जीडीपी बढ़ी है, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है। तो जब ये बढ़ेगा तभी तो रियल जीडीपी बढ़ेगी। तो हमको इसीलिए पता चलता है कि रियल जीडीपी एक अच्छा मेजर माना जाता है सोशल वेलफेयर का, राइट। और वहीं अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो उसमें हम प्राइस कांस्टेंट नहीं रखते, हम कांस्टेंट प्राइस नहीं लेते, हम करंट ईयर का प्राइस लेते हैं। तो हमको नहीं पता चलेगा कि अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो वो किस वजह से बढ़ रही है, या प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर आपका गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, आउटपुट में इंक्रीज़ हो रहा है, हमें नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी को एक अच्छा मेजर नहीं माना जाता और रियल जीडीपी को अच्छा मेजर माना जाता है सोशल वेलफेयर का। क्योंकि जब हमारे पास, देखो आप ये कह लो कि जब हमारे पास जीडीपी हमारी बढ़ेगी, ठीक है, हमारा क्या है, जीडीपी हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली रियल जीडीपी बढ़ी किसकी वजह से, इसकी वजह से। और जब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगी, व्हेन यू विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इससे क्या होगा, लोगों का भला होगा, यानी कि वेलफेयर होगा। तो इसीलिए क्या माना जाता है कि जो रियल जीडीपी है, ये रियल जीडीपी की बात हो रही है, रियल जीडीपी जो होता है वो अच्छा मेजर माना जाता है, किसका, सोशल वेलफेयर का, राइट। पर यहाँ पे हमने अब देखो क्या देखा कि जीडीपी में और वेलफेयर में पॉजिटिव रिलेशन है। समझ आया, जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इस हिसाब से तो यही नज़र आ रहा है। पर फिर भी देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट प्रूव दैट कि जीडीपी अगर बढ़ रही है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वेलफेयर बढ़े ही बढ़े, ज़रूरी नहीं होता है। जीडीपी में हर बार इंक्रीज़ का मतलब ये नहीं है कि वेलफेयर भी बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं और उनमें से कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस रिलेटेड टू द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपको पूछते हैं व्हाट आर द पॉइंट्स या व्हाट आर द थिंग्स दैट प्रूव दैट increase in GDP is not necessarily the result of आपका इंक्रीज़ इन वेलफेयर, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो कुल मिला के आपको जीडीपी और वेलफेयर के कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स पूछे जाएं तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। और ये सारे ही पॉइंट्स अब हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से क्या समझ आता है, यानी कि जो हमारी कंट्री की इनकम है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आप खुद सोचो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इक्वल है, या फिर ऐसे छोड़ो, अगर ये मान लो जीडीपी बढ़ रही है और जीडीपी बढ़ रही है तो हमारा सबका वेलफेयर हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है। और अगर सोशल वेलफेयर हो रहा है तो फिर ये कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब क्यों हैं? अगर वेलफेयर होता तो क्या होता, सब लोग अमीर हो रहे होते, गरीब लोगों की इतनी बेकदरी नहीं होती ना, ऑब्वियसली। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी कंट्री में या फिर इन अ कंट्री लाइक इंडिया देयर इज़ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनकम का, वो अनईक्वल है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ इनकम। आप देखो
कि मतलब आज के टाइम पे अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो यू विल नोटिस कि द पीपल हु आर ऑलरेडी रिच आर गेटिंग रिचर डे बाय डे एंड द पीपल हु आर पुअर आर गेटिंग पुअरर डे बाय डे। उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, वो लोग स्टारवेशन से मर रहे हैं, उनकी अननेसेसरीली डेथ हो रही है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। उनके पास खाने के लिए नहीं, उनके पास पहनने के लिए नहीं, उनके पास जॉब्स नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड एंड दे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ही तो है। अब मान लो ये एक इंसान बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है, ये बंदा है अपना रिच और ये है पुअर, ठीक है, पुअर है ये। अब ये जो रिच है इसकी तरीके के भी बहुत सारे n नंबर ऑफ पीपल होंगे, लाखों लोग, और पुअर के भी n नंबर ऑफ पुअर लोग जो होते हैं वो भी n नंबर ऑफ पुअर पीपल हैं, यानी कि बहुत सारे हैं। अब ये जो रिच लोग हैं इनकी इनकम तो हम कंसिडर करते हैं जीडीपी में और पुअर की भी करते हैं, पर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, ऑब्वियसली रिच लोगों का, क्योंकि इनकम बहुत ज़्यादा है और इन दोनों की इनकम में छोटा मोटा गैप नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिवाइड होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है कि नहीं। तो वैसे अगर देखा जाए इनकी इनकम को ऐड करें तो ऑब्वियसली इनकम जो हमारी जीडीपी है कंट्री की वो बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा मानी जाएगी। पर क्या इससे पता चल रहा है कि ये वेलफेयर हो रहा है? क्यों? क्योंकि वेलफेयर तो तब होगा ना जब दोनों का ही भला हो रहा हो। जीडीपी तो तब बढ़ेगी ना जब दोनों का ही भला हो रहा हो, राइट। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है, वेलफेयर होना। पर यहाँ पे दोनों का वेलफेयर नहीं हो रहा, सिर्फ रिच लोगों का ही वेलफेयर हो रहा है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होता है वो इस पॉइंट को आप कह लो रेक्टिफाई करता है, या फिर आप कह लो कि डिफाई करता है कि जीडीपी में इंक्रीज़ का मतलब वेलफेयर में ही इंक्रीज़ होगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से जो रिच लोग हैं वो रिच होते जाते हैं, पुअर लोग पुअर होते जाते हैं। और ये चीज़ कंसिडर नहीं की जाती, हम बस डिजिट देखते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है तो हम सोचते हैं कि सबका भला हो रहा है, पर भला सिर्फ रिच लोगों का हो रहा है, पुअर का नहीं हो रहा है। तो ये एक आप कह लो नेगेटिव पॉइंट है अगेंस्ट द रिलेशनशिप ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। समझ आया ना। इसी तरह सेकेंड पॉइंट आता है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब जीडीपी जो टोटल इनकम है उसमें किस किस का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कॉम्पोजिशन है। लेट अस सपोज ये है अपना जीडीपी, ठीक है, इसमें इतना परसेंटेज, ये कितना परसेंटेज हुआ मान लेते हैं हम, कितना भी हुआ, ये इतना हिस्सा है, ये इतना हिस्सा है, ये इतना है और ये ऐसा है, ठीक है। ये कुछ भी x% है, ये y% है, ये z% है, ये a% है और ये b% है, ठीक है। अब ये क्या है, ये किस चीज़ का कॉम्पोजिशन है कि किस तरह के गुड्स हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, जीडीपी जब बढ़ती है इसका मतलब हायर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और हायर या फिर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जीडीपी में वेलफेयर में इंक्रीज़। तो जब जीडीपी बढ़ेगी तो इससे हमको ये समझ आता है सिंपली कि हमारे पास बहुत सारे n नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे और इससे लोगों का भला होगा। अब अगर हम देखें कि किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा अवेलेबिलिटी हुई है, किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि गुड्स भी तो यार अलग अलग तरह के होते हैं ना, खाने के अलग, पहनने के अलग, हमारी सोशल प्रोटेक्शन के लिए अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मान लेते हैं ये वाला जो आपका क्या कहते हैं एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है किसका, डिफेंस गुड्स का, डिफेंस गुड्स, राइट। अब डिफेंस गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो कि हमारी सोशल प्रोटेक्शन में यूज़ होते हैं, यानी कि आपके आर्म्स और एम्यूनिशंस और बहुत सारी मशीनरी होंगी जो कि आप जो आर्मीज़ यूज़ करती हैं हमारी, राइट, हमारी जो नेवीज़ यूज़ करती हैं, हमारे जो एयरफोर्स के सोल्जर्स यूज़ करते हैं। तो ये वाले गुड्स अगर जीडीपी बढ़ रही है और उस बढ़ी हुई जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डिफेंस गुड्स का है, तो इससे ज़रूरी नहीं है कि वेलफेयर होगा। क्यों? हालांकि डिफेंस गुड्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, डिफेंस गुड्स भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब हमारी आर्म्स के पास डिफेंस गुड्स ही नहीं होंगे वो हमारी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमने मान लिया। पर ये जो बाकी तरह के गुड्स हैं जो कि हमको ज़्यादा ज़रूरी है कंज्यूम करने के लिए आम जनता को, उनका प्रोडक्शन कम हुआ है हमारी इकोनॉमी में, डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, डिफेंस गुड्स का कॉम्पोजिशन ज़्यादा है। तो हालांकि ये डिफेंस गुड्स हमारे वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट
इतना मतलब ये कह लो इनडायरेक्टली करते हैं। डायरेक्टली तो नहीं कर रहे ना, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। डायरेक्टली कौन से गुड्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपका, जैसे जो कंजम्पशन गुड्स हैं, जो आपके वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। और बहुत सारे गुड्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, खाने पीने की चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी है, उससे मतलब आप कह लो जीडीपी अगर एक आपको सर्टेन डिजिट दे दी जाए कि जीडीपी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको देख करके आप नहीं कह सकते हैं कि वेलफेयर होगा ही होगा। हो सकता है उसमें उन गुड्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो जो हमारे लिए ज़्यादा मतलब डायरेक्टली हमारे लिए वेलफेयर नहीं करेंगे हमारे लिए। हो सकता है उन गुड्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में डिफेंस गुड्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो इससे हमको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हमको वेलफेयर नहीं मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है दैट सेज दैट जीडीपी और वेलफेयर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, यानी कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, ये बोलना चाहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस मतलब देखो, जब हम कोई भी एक्सचेंज एक्टिविटी करते हैं, एक्सचेंज एक्टिविटी मतलब कोई सामान खरीदना बेचना, ठीक है, सेल एंड परचेज, तो हम पैसे के बदले सामान खरीदते हैं, पैसे के बदले सामान बेचते हैं। और आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी कि लोग सामान के बदले सामान लेना देना करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो नॉन मॉनिटरी जो पैसे से होता है वो तो मॉनिटरी एक्सचेंज है जो हम आज के टाइम पे करते हैं, पर आज के टाइम पे जो नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज है, यानी कि वो जो बार्टर सिस्टम वाला जो आपने पढ़ा था, वो अभी भी प्रिवेल करता है पिछड़े इलाकों में, गाँव के इलाकों में, जहाँ पर लोग थोड़े मजबूर हो जाते हैं कि यार ठीक है हमको ये करना ही पड़ेगा, उनके पास पैसे ही नहीं है तो वो क्या करें। जैसे कि मान लो कोई गरीब फार्मर है, उसको कोई सामान चाहिए, अब उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो कोई ना कोई चीज़ अपने, जैसे उसके पास गाय हैं कुछ, तो वो दे दी, तो उसको वो खाने पीने का सामान मिल गया, ठीक है। अब ये मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हुआ ना, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ। और ये जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, इसे तो हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते ना भाई, हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। यहाँ पे ना तो प्राइस है ना ही कुछ क्वांटिटी है, क्योंकि मॉनेटरी एक्सचेंज तो हुआ ही नहीं, यहाँ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि ये चीज़ जीडीपी में कंसिडर नहीं की जाती। और इसकी तरह से ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, इसी के जैसे 50 एक्टिविटीज़ होती होंगी जहाँ पर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। तो जीडीपी तो बढ़ी, ठीक है, जीडीपी तो बढ़ी, पर इससे वेलफेयर नहीं हुआ, वेलफेयर तो नहीं हुआ ना लोगों को उल्टा अपना सामान देना पड़ रहा है, उनके पास पैसे नहीं है भाई। तो ये क्या है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो होते हैं वो ये बताते हैं कि ज़रूरी नहीं जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। हो सकता है लोगों का वेलफेयर, लोगों का भला ना हो रहा हो, सोशल वेलफेयर ना हो रहा हो। और लास्ट पॉइंट आता है एक्सटर्नैलिटीज़। क्या पढ़ेंगे इसको, एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं, लेट अस सपोज़ मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, मेरी उस एक्टिविटी से किसी दूसरे बंदे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो मेरी एक्टिविटी उस बंदे को कैसे अफेक्ट करेगी, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा या गंदा प्रभाव पड़ेगा। वो जो प्रभाव होता है उसको, वो जो इफ़ेक्ट होता है उसको हम एक्सटर्नैलिटी कहते हैं, ठीक है। और उस इफ़ेक्ट के लिए उस दूसरे बंदे को ना ही कोई प्राइस पे करना पड़ेगा, ना ही कोई पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। कैसे, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये है कोई बंदा राजू, ठीक है, अब ये क्या है, अपनी कॉलोनी में रहता है, इसकी कॉलोनी में यार ये अच्छा खासा इसके पास पैसा है। अब इसने सोचा कि यार ऐसा करता हूँ मैं अपने लिए ना एक पार्क बनवा लेता हूँ बड़ा सा। अब क्योंकि एक कॉलोनी में रहता है तो ये पार्क कहाँ बनवाएगा, इसको तो अपने घर के आसपास ही पार्क चाहिए, बिल्कुल सामने आमने। तो इसने क्या सोचा कि मैं अपनी कॉलोनी में ही एक पार्क बनवा लेता हूँ ना, तो इसने क्या किया, एक पार्क बनवा लिया, ठीक है। अब क्योंकि वो पार्क काफ़ी बड़ा है, इसने अलाउ कर दिया लोगों को, अपनी कॉलोनी के लोगों को भी, कि भाई ठीक है तुम भी आ जाया करो, मैं अकेला बैठ के क्या करूँगा। तो वो लोग भी इसका खूब लुत्फ़ उठाते हैं इस पार्क का। यानी कि ये हमारी पार्टी थी ए और ये है हमारी पार्टी बी। तो पार्टी ए की जो एक्टिविटी थी पार्क बनवाने की, पार्टी ए पार्टी की जो एक्टिविटी थी उससे पार्टी बी पर कैसा इफ़ेक्ट पड़ा, गुड इफ़ेक्ट पड़ा। इनको तो अच्छा ही लगा ना भाई, हमारे लिए पार्क मिल गया। और कैसे पार्क मिल गया, मुफ्त में,
विदाउट पेइंग एनी प्राइस और एनी पेनल्टी, इनको कुछ पैसा नहीं देना पड़ा, इनको कोई पनिशमेंट फाइन नहीं देना पड़ा पार्क के लिए, मुफ्त में मिल गया, मुफ्त में लुत्फ़ उठा रहे हैं ये इस पार्क का, और किसके थ्रू, इस पार्टी ए के थ्रू, तो ये एक्सटर्नैलिटी कहलाती है। इसी तरह एक और एग्जांपल, मान लो अब इस राजू ने ही क्या किया, ये जो राजू है ये ना क्या करता है, इसकी फैक्ट्रीज़ हैं बहुत सारी आउटर साइड पे, कहीं बाहर शहरों में। अब इसने अपने ही शहर में क्या किया, एक फैक्ट्री लगा ली है, ठीक है, इसने क्या किया, अपने ही शहर में एक फैक्ट्री लगा ली, राइट। अब ये जो फैक्ट्री लगाई, इससे क्या होता है भाई, बहुत सारा धुआं निकल के जाता है, धुआं निकलता है, क्यों, इसमें ना ईंटें बनती हैं, जो ईंटों वाली फैक्ट्री आपने देखा होगा, लंबी लंबी सी फैक्ट्री होती है ऐसी इस तरीके की, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है। अब वो जो धुआं निकलता है ऑब्वियसली वो लोगों तक जाएगा, लोगों तक जाएगा, उनको मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे उस धुएं के उन लोगों पर। तो ये जो लोग हैं ना, इन पर क्या हुआ, बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। और इस इफ़ेक्ट के लिए इन लोगों ने ना ही कोई प्राइस पे किया, ना ही कोई पेनल्टी पे करी है, ठीक है। तो ये होती है, ये भी एक एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है, ये है पार्टी ए और ये है हमारी पार्टी बी, तो ये भी एक एक्सटर्नैलिटी है। इससे क्या समझ आता है, एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं कि एक्सटर्नैलिटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि अच्छा, गुड या बैड इफेक्ट डालती हैं किसी दूसरी पार्टी पर विदाउट पेइंग एनी सॉर्ट ऑफ प्राइज और पेनल्टी। और एक्सटर्नैलिटीज़ दो तरह की हो सकती हैं, गुड एक्सटर्नैलिटीज़, सॉरी गुड बोल रही हूँ, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। जब किसी एक की एक्टिविटी का किसी दूसरे पे या बहुत सारे बाकी लोगों पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है वो तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का होगा, क्योंकि भाई एक ने पार्क बनवाया, ये इनसे पैसे भी नहीं ले रहा, ये लोग इसको फ़ाइन पे नहीं कर रहे, पेनल्टी नहीं पे कर रहे, कोई पैसा नहीं दे रहे, और फ्री में मौज उड़ा रहे हैं पार्क में बैठ करके, ठीक है, पार्क इसने बनवाया था, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। इसने क्या किया, यहाँ पे फैक्ट्री इसने लगवाई थी, इनका तो कोई हाथ नहीं था इसमें, इनको फ्री फंड में धुआं मिल रहा है, खांसी जुकाम, इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बीमारियाँ हो रही हैं, तो क्या हो रहा है, इन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है इस फैक्ट्री का, इस एक्टिविटी का, जो कि इस वाली पार्टी ने यानी कि राजू ने की, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल। अब पॉइंट क्या था, हमको क्या पढ़ना था, जीडीपी और वेलफेयर में नेगेटिव रिलेशन कैसे पैदा होता है एक्सटर्नैलिटीज़ के थ्रू। तो देखो हमने क्या आप समझा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अब जब इसने ये कोई एक्टिविटी की थी, पार्क बनवाया, तो कुछ ना कुछ खर्चा पानी हुआ होगा, लोगों ने पार्क बनाया होगा, लेबरर्स ने, उनकी इनकम गई होगी, वही सारी इनकम को तो हम ऐड करके जीडीपी बनाते हैं। तो क्या हुआ, इसकी ये जो एक्टिविटी थी राजू की, इससे मतलब ये जो इसने पार्क बनवाया उसके थ्रू इसने जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया, यानी कि जीडीपी बढ़ी, राइट। इसी तरह इस राजू ने जब क्या किया, फैक्ट्री बनवाई, फैक्ट्री में काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, उनको उनकी सैलरी दे रहा है और सामान लेकर आ रहा है, इसको प्रॉपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कर रहा है, मतलब बहुत सारा इसका खर्चा पानी हो रहा है, यानी कि लोगों को इनकम जनरेट हो रही है, और जब इनकम जनरेट हो रही है वो जीडीपी में ऐड होगी। तो यानी कि फैक्ट्री बनवाने से भी इनकम जनरेट हुई, जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ, और पार्क बनवाने से भी आपका जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ। पर ये जो जीडीपी में इंक्रीज़ आया है, इससे लोगों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, लोगों पे कैसा इफ़ेक्ट पड़ा, क्या हम वो कंसिडर करते हैं क्या जीडीपी में? नो। अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो चलो ठीक है, लोगों का भला हुआ है, वेलफेयर हुआ है, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाली सिचुएशन में क्या भला हो रहा है? फैक्ट्री बनवाने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हायर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, पर क्या वेलफेयर हो रहा है? नहीं भाई, लोग बीमार हो रहे हैं, उन्हें खांसी जुकाम हो रहा है, गले में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्मफुल डिसीजेज़ हो सकती हैं, इतना भयंकर धुआं निकलता है फैक्ट्रीज़ में से, राइट। तो ये जो आपका इफ़ेक्ट पड़ा, ये हम जीडीपी में कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ डिजिट, न्यूमेरिक डिजिट देखते हैं, राइट, हम वेलफेयर नहीं देखते। तो इससे जो जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ, उससे आप ये नहीं कह सकते कि लोगों का वेलफेयर हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से जीडीपी और वेलफेयर नेगेटिवली आप कह सकते हो कनेक्टेड हैं। और इस केस में भी मान लो ये जो पार्क बनवाया, इन लोगों को तो भला हो रहा है, मान लेते हैं कोई और XYZ पार्टी है, दूसरा इंसान है,
उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती हो, वो सोचे कि नहीं यार पार्क अच्छा नहीं है, या फिर कोई भी चीज़, मतलब आप कह सकते हो ना कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसका तो वेलफेयर नहीं हुआ ना। तो जीडीपी बढ़ी पार्क बनवाने से, लोगों को इनकम जनरेट हुई, या जो भी है ये टैक्स पे कर रहा होगा इस पार्क के लिए, पर क्या हो रहा है, जीडीपी बढ़ने पर भी वेलफेयर नहीं हुआ उस बंदे का। तो जीडीपी और वेलफेयर ज़रूरी नहीं है हर केस में पॉजिटिवली कनेक्टेड हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जब जब जीडीपी बढ़ेगी तब तब वेलफेयर ही होगा। ये चारों ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि जब जब जीडीपी बढ़ती है तो ज़रूरी नहीं कि वेलफेयर भी बढ़े। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं, जल्दी से तुरंत के तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखो जिससे आपको याद रहे। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आपका कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस एंड एक्सटर्नैलिटीज़। ठीक है, 4 बार बोलो कि याद हो जाएगा। इनको आप कैसे याद रख सकते हो? CDEN, ठीक है, CDEN लाइन से आते हैं ना, CDE तो अल्फ़ाबेट्स में ABCDE, तो CDEN, ठीक है, CDEN। C मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, E मतलब एक्सटर्नैलिटीज़, N मतलब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। 4 बार भी बोलोगे ना अभी के अभी याद हो जाएगा, कमेंट में लिखोगे तो पक्का रट जाएगा, कभी नहीं जाने वाला। क्या है? CDEN, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और आपका क्या था? E फॉर एक्सटर्नैलिटीज़ और N फॉर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। मुझे भी अभी के अभी याद हो गया। तो जल्दी से अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है ये वीडियो और सारा आपका अच्छा हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यहीं पर हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। इसके बाद अब हम 3 चैप्टर्स ख़त्म हो गए हमारे, तो अभी मैं थोड़ा बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर्स कंटिन्यू करने वाली हूँ और आपका इंडियन इकोनॉमी के भी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।